हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर शुरू किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम बीच से पढ़ना शुरू किए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एप्लीकेशन देखा बर्नौलीज इक्वेशन का कि कहां हम बर्नौलीज इक्वेशन को लगाते हैं। अब ये वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा विस्कोसिटी के ऊपर। इस वीडियो में हम विस्कोसिटी से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है विस्कोसिटी, कैसे वो फ्लूइड में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इफेक्ट करती है, साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स। तो पूरा ये वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा विस्कोसिटी के ऊपर। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 का 15th नंबर का पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने 14 पार्ट पढ़ लिया है ऑलरेडी, जिसमें हमने सारी चीजें एकदम डिटेल में देखी है। अब ये वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा विस्कोसिटी के ऊपर, जिसमें हम हर एक चीजें पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में रहती है वो भी पूरी, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो आपके काम की है। ओके, तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ विस्कोसिटी का। क्या होती है विस्कोसिटी? एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम सारी चीजें, एक भी चीज हम लीव नहीं करेंगे और एकदम आराम से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो विस्कोसिटी से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो पहले हम विस्कोसिटी क्या है, एक प्रकार से वो फ्रिक्शन से रिलेटेड रहती है, तो हम वैसे ही शुरू करेंगे। व्हेन ए सॉलिड बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर सॉलिड बॉडी, जब एक क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी किसी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द सॉलिड बॉडीज। तो जब भी एक सॉलिड बॉडी किसी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? ऑपोज करती है उसके मोशन को। कैसे हम देख सकते हैं? जैसे मैं एक सरफेस बना लूं अपना ये, और ये क्या है? सरफेस एक सॉलिड है और इसके ऊपर मैं एक बॉडी रख देता हूं, सॉलिड बॉडी। ठीक है, अब ये सॉलिड बॉडी को मैं क्या करूंगा? आगे की तरफ मूव करूंगा। यदि मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा या पुश करूंगा या पुल करूंगा तो क्या होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगी यहां पे। कहां पे? सरफेस में, जो क्या करेगी? इस मोशन को अपोज करेगी। ये फोर्स क्या होगी? एफ डैश की। एफ कौन सी फोर्स है? जो मैं अप्लाई किया हूं। तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी दोनों के सरफेस में, जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। सेम ऐसा क्या होता है लिक्विड में भी होता है, बट लिक्विड में क्या होता है, ऐसा वो लेयर्स के बीच में होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि लिक्विड कैसा फ्लो करता है, लेयर बाय लेयर टूट के फ्लो करता है। ठीक है, देखेंगे तो सॉलिड बॉडी में ऐसा फ्रिक्शन की कंडीशन आती है। ओके, तो इन द सेम वे, इसी तरीके से व्हेन ए लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड, अनदर लेयर, जब फ्लूइड की एक लेयर किसी दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, अनदर लेयर ऑफ द सेम फ्लूइड, एक ही फ्लूइड की, अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे भी आती है। ठीक है, विच इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स रहती है वो क्या करती है? उसके मोशन को अपोज करती है। दिस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ये फोर्स क्या करती है? जो डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स रहती है उसके रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है, देखते हैं कैसे हम ये चीज बोल सकते हैं। लिक्विड जैसे किसी कंटेनर में भरा है, यदि मैं एक कंटेनर लेता हूं यहां पे और इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, तो हम कैसा एज्यूम करते हैं कि लिक्विड कैसा होगा? लेयर बाय लेयर होगा। मतलब एक उसकी ये लेयर, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर। ये क्या है? लेयर बाय लेयर। ठीक है, ये लेयर मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, बट हम कैसे इन लेयर को लेंगे? एकदम एटम लेवल की, मॉलिक्यूलर लेवल की लेयर लेंगे। एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मगर वो भी क्या रहेंगे? लेयर में रहेंगे। अब फ्लूइड फ्लो कैसे करता है? यदि मैं इस कंटेनर को हल्का सा टिल्ट करता हूं तो फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा ना? सबसे पहले ऊपर वाली लेयर टूट के गिरेगी, ऊपर वाली लेयर पूरी गिरेगी, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आएगी, सेकेंड लेयर गिरेगी, फिर ऐसी थर्ड लेयर गिरेगी। ऐसे कर करके क्या है? फ्लूइड फ्लो करता है। तो अब ये लेयर जब गिरेगी तो क्या करेगी? स्लाइड करके गिरती है। मतलब ये क्या करेगी? स्लाइड करेगी एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत क्या करेगी? स्लाइड करेगी। जब वो स्लाइड करेगा, मतलब फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा? स्लाइड करके एक लेयर गिरी, फिर उसके ऊपर एक लेयर आएगी, फिर ये स्लाइड करके गिरेगी। तो जब ये आपस में स्लाइड करेगी एक लेयर दूसरे लेयर से, तो यहां पे भी क्या होगा? एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी, जो क्या करेगी? उसके लेयर के स्लाइडिंग मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। वहां पे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर हो रही है, उसकी दो लेयर्स के बीच में हो रही है। ओके, आगे जाके हम देखेंगे तो आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये जो विस्कस फोर्स है ये क्या करती है? फ्लूइड की परतों के रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन मतलब क्या? दोनों परत मूव कर रही होगी, तो आपस में दोनों लेयर्स के बीच के जो मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है,
इसी यही जो फोर्स है यही क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे वाटर को यदि हम हल्का सा भी ऐसे टेढ़ा कर दिए कंटेनर को, या हल्का सा भी हम टेंजेंशियल फोर्स दिए, उसको शियर फोर्स दिए, तो क्या हो जाएगा, तुरंत फ्लो करने लग जाता है। वैसे ही आप कोई गाढ़े लिक्विड को लीजिए और आप गाढ़े लिक्विड को हल्का सा टिल्ट कीजिए, जैसे मर्क्यूरी हो गया, और भी कोई भी जो ऐसे लिक्विड जो एकदम गाढ़े रहते हैं वो एकदम जल्दी फ्लो नहीं करेंगे एज कंपेयर टू वाटर साए से फ्लो कर जाएगा, वो नहीं फ्लो करेंगे। तो ऐसा क्यों, उनके अंदर की जो परतों की फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, हम बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू ऑपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स लेयर, मतलब फ्लूइड की जो टेंडेंसी, उसकी जो प्रॉपर्टी, जो उसकी लेयर के बीच के डिफॉर्मेशन को क्या करेगी, ऑपोज करेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं फ्लूइड की। जो उसके फ्लो को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, जो जैसा भी वो फ्लो करता है उसको वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। तो जो फोर्स बैकवर्ड ड्रैग कर रही है उसके फ्लो को, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। जैसे सॉलिड के बीच में दो फोर्स लगती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे, और विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। ड्रैग हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम एयर में मूव करते हैं तो सामने से एयर हमको लगती है, तो वो क्या करती है, ड्रैग अपना क्या करती है, एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर। सेम वैसी एयर क्या करती है, ऑपोज करती है, इसलिए यहां पे भी ये फोर्स ऑपोज कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, एकदम बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कारण देखते हैं कि क्या कारण रहता है विस्कोसिटी का, जिसके कारण वो क्या करती है, ऐसा फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस पैदा करती है। कॉज ऑफ विस्कोसिटी, मैं आपको हर प्रकार से कॉज बताऊंगा, एक जो हमारा बुकिश लैंग्वेज में है, जो लो लेवल से समझने के लिए, और एक्चुअल कारण क्या होता है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर, द वेलोसिटी ऑफ द layers of the liquid increases uniformly from bottom to the top layer। जो वेलोसिटी रहती है ना फ्लूइड की लेयर की, सबसे नीचे वाली लेयर की और ऊपर वाली लेयर की, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू नीचे वाली लेयर। कैसे देखेंगे वाली, फॉर एनी लेयर ऑफ लिक्विड इट्स लोअर लेयर पुल्स इट बैकवर्ड while the upper layer pulls it forward। जो ऊपर की लेयर रहती है वो क्या करेगी, उसको फॉरवर्ड पुल करेगी। और मतलब जैसे फ्लूइड ऐसे रखा हुआ है यहां पे, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है ऐसे लेयर बाय लेयर, तो जो ऊपर वाली लेयर रहेगी वो क्या करेगी, आगे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जो पीछे वाली लेयर है उसको क्या करेगी, वो बैकवर्ड पुल करने की कोशिश करेगी। बट कुल मिला के अंदर का उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम ही होगा, तभी वो पूरा क्या हो जाएगा, डिफॉर्म होकर फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर कोई भी लेयर की हम बात करें, किसी भी फ्लूइड की दो लेयर, ऊपर से दो ले लें या नीचे से दो ले लें, लोअर लेयर क्या करेगी, उसको हमेशा पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, वाइल जो ऊपर की लेयर है वो क्या करेगी, उसको फॉरवर्ड पुल करने की कोशिश करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं, क्योंकि लैमिनार को जनरली हम क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लो बोलते हैं। हम जब भी लैमिनार फ्लो के बारे में एकदम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम विस्कस फ्लो से ही रिलेट करते हैं, और वहां पे हम फ्लूइड की विस्कोसिटी एक फैक्टर लेते ही हैं। वहां पे हम लेते हैं कि लॉस हो रहा होगा फ्लो में फ्रिक्शन के कारण करके, तो लैमिनार फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, विस्कस फ्लो होता है। ओके, मतलब लैमिनार फ्लो में विस्कोसिटी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हम लैमिनार फ्लो की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हम आइडल फ्लूइड्स लेके स्टडी कर लें। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि जो नीचे वाली लेयर रहती है वो हमेशा पीछे की तरफ खींचेगी ऊपर वाली लेयर को, और ऊपर वाली लेयर क्या रहेगी, नीचे वाली लेयर को आगे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। सिमिलरली केसेस अराइजेस व्हेन ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप और ए ट्यूब। ऐसा ही केस कहां अराइज होता है, जब एक लिक्विड क्या करता है, किसी पाइप में फ्लो करता है और या किसी ट्यूब में फ्लो करता है। देन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। बीच में क्या रहेगी, पाइप के एकदम बीचों बीच वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज इट मूव्स टुवर्ड्स द वॉल वेयर इट बिकम जीरो। और क्या होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होगी, जैसी वॉल के पास जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। कैसे, ये वाली चीज डायग्राम से देखते हैं। पहले क्या था, प्लेट वाली कंडीशन, मतलब नॉर्मल। तो यदि मैं एक ऐसा सरफेस ले लूं, ठीक है, अभी सरफेस में क्या हो रहा होगा, फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, तो फ्लूइड की क्या होगी, लेयर होगी। तो ऐसे यदि मैं डायग्राम बनाता हूं ये सारी लेयर्स का, ये सब लेयर्स को मैंने क्या किया है, ज्वाइन करके बना दिया है। तो जो ऊपर वाली लेयर होगी ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नीचे वाली लेयर। जो नीचे वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, एकदम लगभग जीरो रहेगी,
क्योंकि वो क्या होंगे, सरफेस के साथ एकदम रुक जाएंगे और इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो रहेगी। तो ऊपर की जितनी भी लेयर है वो क्या होगी, ऐसे ऐसे उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, ग्रेजुअली कम होते जाएगी। मतलब ऊपर वाली लेयर की ज्यादा वेलोसिटी रहेगी एज कंपेयर टू नीचे वाली लेयर। फिर बीच वाली लेयर की नीचे वाली लेयर से क्या रहेगी, ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। ये एक कारण। दूसरा पाइप का, यदि मैं एक पाइप लेता हूं, ठीक है, और ये पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है लिक्विड का, तो इसमें क्या होता है, जो बीच में जो वाटर रहेगा, मतलब जो एकदम पाइप के सेंटर में जो वाटर रहेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा ज्यादा रहेगी। इसको लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं, बीच वाले की जो वेलोसिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू बाकी लेयर्स के मुकाबले, और पाइप के एंड में लगभग वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना वो पाइप के पास आएगी उतना वो क्या होगी, पाइप से टकराएगी। एकदम जो पास वाली लेयर होगी पाइप के एंड में, वो क्या होगी, वो एकदम उससे घस के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और ऊपर वाली लेयर, बीच वाला जो फ्लूइड रहेगा वो एकदम आराम से रहेगा। बीच के लेयर का जो वाटर है, जो बीच की लेयर है, वो एकदम पूरी स्पीड से फ्लो करेगी। तो ऐसा क्या बनता है, इसमें ऐसा प्रोफाइल बनता है कि बीच में सबसे ज्यादा और एकदम एंड में क्या हो जाती है, एकदम जीरो हो जाती है। हल्की सी कुछ वेलोसिटी रहती है बट हम उसको लगभग जीरो मान लेते हैं। मतलब कोई फ्लूइड यदि किसी से टकरा के बह रहा है ना, तो सबसे ऊपर जो उसका सबसे बड़ी हाइट होगी, वहां पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, और एकदम सरफेस के पास की जो लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी हम लगभग जीरो मानते हैं। इसको हम मैक्सवेल नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं। रियल फ्लूइड्स में ऐसा होता है, जहां पे जो एकदम पास की लेयर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। तो ये एक कारण है कि धीरे धीरे क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एकदम एक्चुअल कारण देखा जाए कि एक्चुअल कारण क्या होता है विस्कोसिटी का फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स मतलब हम गैसेस और लिक्विड दोनों को कंपेयर करके बात करेंगे। तो क्या होता है, इन एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की बात करूं, लिक्विड और गैस दोनों, विस्कोसिटी इज मेनली बिकॉज ऑफ, किसके कारण होती है, फर्स्ट, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी आपस की अट्रैक्शन फोर्सेस, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड की क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो एकदम सख्त रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। उससे कम किसकी रहती है, लिक्विड की, और लिक्विड से कम किसकी रहती है, गैस की। तो गैस जो लिक्विड रहेगा उसकी भी कुछ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगी, मतलब आपस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, अपने साथ पकड़ के रखेंगे। ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब लिक्विड टूट टूट के लेयर में गिरेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे। यही क्या होता है, एक विस्कोसिटी का कारण। दूसरा विस्कोसिटी का कारण होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज का मतलब यह है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये जनरली गैसेस में होता है। पार्टिकल्स को क्या मिल जाएगी, यदि कोई एनर्जी मिल गई या उनका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो क्या करते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, और एक दूसरे अगले पार्टिकल्स को वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, अंदर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एकदम एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं ना, उससे भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है किसी भी फ्लूइड के फ्लो करने का। तो दो मेन कारण होता है, एक कोहेसिव फोर्सेस जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, दूसरा हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, किसके लिए, जब हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे तो। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कारण बताया, आगे जाके मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि ये चीज टेम्परेचर से क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक कारण हमने देखा कि जो फ्लूइड की लेयर्स रहती है उसकी वेलोसिटी अलग अलग रहती है। सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा, सबसे पास में जो सरफेस के पास होगी उसकी लेयर की वेलोसिटी कम। सेकंड मेन कॉज क्या होता है, कोहिजन फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, मतलब जो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो लोग कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल। तो ये विस्कोसिटी का मेनली कारण रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें विस्कोसिटी के डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया कि क्या होता है विस्कोसिटी, एक इंटरमॉलिक्यूलर उसकी क्या होती है, फोर्स होती है, जो क्या करती है, फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्टेंस देती है। तो अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कि क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, मेजर है विस्कोसिटी का। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में देखते हैं। यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, ये एक और डेफिनेशन है विस्कोसिटी का। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन नहीं है, अभी हम उसको प्रूव करेंगे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, एक और विस्कोसिटी का डेफिनेशन है। इट इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। विस्कोसिटी किस चीज का मेजर रहता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो का। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम डिराइव करने वाले हैं, तो क्या बढ़िया होगा, इससे अच्छा हम विस्कोसिटी से शुरू करें उसको। तो क्या होता है विस्कोसिटी, क्या होती है, इट इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या होता है कि फ्लूइड के फ्लो को वो कितना रेजिस्ट करती है। विस्कोसिटी एकदम कम रही, साइंस से फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। विस्कोसिटी एकदम ज्यादा रही, फ्लूइड फ्लो करने में बहुत दिक्कत करेगा, आसानी से फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, इट इज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स।
क्या होती है, फ्लूइड की जो अंदर की फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसके कारण होता है। दैट डेवलप्स, कहां पे डेवलप्स होती है वो, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, अलग अलग परतों में फ्लूइड में क्या होती है, ये चीज डेवलप होती है। कब डेवलप होती है, व्हेन दे आर ट्राई टू मूव ईच अदर, जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके मूव करने की कोशिश करते हैं तब उसके अंदर ये चीज डेवलप होती है। जब फ्लूइड रखा हुआ है तो उसमें कुछ डेवलप नहीं होगी। जैसे ही वो मूव करना चालू किया, मतलब फ्लो करना, बहना चालू किया, तो लेयर्स आपस में रब करने लग जाएगी और इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होने लग जाएगी, मतलब वही कॉज होगा विस्कोसिटी का। तो ये डेफिनेशन किसका है, विस्कोसिटी का। एक और अभी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि क्या होती है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक प्रकार का क्या है, ये मेजर है कि हम विस्कोसिटी का मेजर कैसे करेंगे। किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, किसी की विस्कोसिटी कम है, तो वो हम कैसे बताएंगे, वो हम बताते हैं डायनामिक विस्कोसिटी से। एक टर्म होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और बुक्स में आप देखेंगे तो उसको बुक्स में एफिशिएंसी का सिंबल ईटा से भी डिनोट करता है। ठीक है, वही होता है डायनामिक विस्कोसिटी को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। ये डेफिनेशन किसका था, विस्कोसिटी का डेफिनेशन था। ठीक है, देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हम क्या लेंगे, एक सरफेस लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। ये हमारा एक सरफेस जो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब ये सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस मूव नहीं कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब वो भी कैसे, हल्की सी उसमें हम क्या किए, फोर्स लगाए हैं, क्योंकि फ्लूइड ऐसा होता है कि हम उसमें हल्की सी भी फोर्स लगा दे, थोड़ी सी भी टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं और फ्लो करना चालू कर देता है। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv, मतलब ज्यादा रहेगी। ठीक है, नीचे वाली लेयर की यदि मैं वेलोसिटी देखूं तो नीचे वाली लेयर की मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v और इक्वल टू 0। ओके, दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं, v से भी और u से भी। तो u से डिनोट करते हैं, u इक्वल टू 0 और u प्लस du, दोनों है वेलोसिटी का। ठीक है, ये फ्लूइड है, ये एकदम भरा हुआ था, इसमें हमने हल्की सी फोर्स लगाई, टेंजेंशियल फोर्स, तो ये बहना चालू कर रहा है। जस्ट ये बहना चालू करने ही वाला है, मतलब इसकी क्या हो गए, फ्लो करना वो स्टार्ट कर दिया है, बट पहली लेयर क्या हो रही है, बस जा रही है। अब टूट के वो क्या होगी, सीधा फ्लो करेगी करेगी। ओके, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं dy। y भी ले सकते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस है वो, इसलिए हम उसको dy ले रहे हैं। y भी बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या होगा, कैसे फ्लो करता है फ्लूइड, जब हम उसमें एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाई है उसमें, तो उसके कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेन आएगी इसमें। ये जो डिस्टेंस है, जो ये हल्का सा डिफॉर्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं dx, इसको हम मान लेते हैं dx। ओके, ये वाला डिस्टेंस क्या है, हमारा dy। ये एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। ऐसे ही शियर स्ट्रेन आता है सॉलिड में, सॉलिड में हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो वो उसके शेप को डिफॉर्म करता है। लिक्विड में भी सेम वैसे ही होगा। तो जो थीटा है हमारा क्या है, शियर स्ट्रेन है यहाँ पे, और ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए एक शियर फोर्स लगाए। ओके, तो ये क्या है, हमारा डायग्राम बन गया। और कोई चीज ऐड करनी है, ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि फ्लो किस तरफ से हो रहा है। दिख ही रहा है हमको यहाँ डायग्राम से, ये है हमारा फ्लो का डायरेक्शन। ये जो सरफेस है इसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम उसके स्टैटिक कंडीशन से हल्का सा उसमें डिफॉर्मेशन दिए, मतलब क्या होगा, जब फ्लो होना चालू होगा तो ऊपर की लेयर सबसे ज्यादा स्पीड में रहेगी, बीच वाली लेयर ऐसे करते करते जो ग्राउंड, मतलब जो एकदम सरफेस के पास की लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, और जो सबसे ऊपर वाली फ्लूइड की लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। ये पूरा फ्लूइड है, हल्का सा उसमें शियर स्ट्रेस दिए तो हल्का सा उसमें क्या आया है, शियर स्ट्रेन आया थीटा। कितना, ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, dx है। ओके, तो ये हुआ। अब हम यहां से क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। ठीक है, tan थीटा, तो ये इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारा tan थीटा। ओके, ठीक है, अब देखेंगे ये थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, dx, और इसका बेस क्या है, ये वाला हिस्सा, मतलब इसकी लेंथ क्या है, dy।
ओके, ये चीज हो गई। अब जब हम शियर स्ट्रेन निकालते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि ये जो एंगल रहता है ये बहुत छोटा सा रहता है, मतलब अब एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो वो हल्का सा डिफॉर्म हुआ ही है, जब फ्लो करना शुरू ही किया है जस्ट, तो ये एंगल बहुत छोटा रहता है। तो इसको ना हम बराबर ले लेते हैं किसके, बताओ, tan थीटा जो रहता है उसको हम बराबर मान लेते हैं थीटा के, क्योंकि tan थीटा एंगल बहुत छोटा है। तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं कैसे, tan थीटा थीटा के बराबर हो गया क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा था। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और जो यहां पे मैं एंगल लिया हूं वो मैं क्या लिया हूं, dx लिया हूं। थीटा निकाल रहा था तो मेरे को छोटा सा थीटा भी लेना पड़ेगा, मतलब मैं यहां पे क्या लूंगा, d थीटा। इसको भी मैं ले लेता हूं, d थीटा ले लेता हूं, d थीटा। ठीक है, छोटा सा थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, tan d थीटा किसके बराबर होगा, वो लगभग थीटा के बराबर होगा, tan d थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, d थीटा इक्वल टू dx बाई dy आ जाएगा। ओके, यहां तक आ गया हमारा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। यदि मैं वेलोसिटी को देखूं तो वेलोसिटी क्या होती है, छोटी वेलोसिटी को मैं ले रहा हूं du, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यदि मैं डिस्टेंस को लिखूं तो एक स्मॉल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्मॉल डिस्टेंस मतलब dx बाई dt। ये एक प्रकार का क्या है, कुछ नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो मैं छोटे से स्पीड के लिए बात कर रहा हूं तो छोटा से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा छोटे से टाइम, तो ये हो गया। ओके, अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं dx की वैल्यू निकाल सकता हूं। ओके, बिल्कुल, यहां से क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, du इंटू dt हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये जो dx की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब हम देखेंगे कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, दोनों सेम चीज है। तो ये जो मैं dx की वैल्यू है इसको मैं यहां पुट कर दिया, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d थीटा इक्वल टू dx की जगह मैं पुट कर दूंगा du इंटू dt, और नीचे में क्या है, dy। ओके, अब ये dt को हम क्या करेंगे, d थीटा के नीचे दे देते हैं, तो d थीटा बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाय dy। ये आ गई हमारी एक मेन इक्वेशन। यहां से हमें क्या समझ में आता है, थीटा, यदि मैं सिर्फ थीटा की बात करूं तो थीटा क्या है, हमारा शियर स्ट्रेन है। ऐसा ही सॉलिड में होता है, सेम ये लिक्विड में ही हो रहा होगा। तो थीटा क्या है यहां पे, हमारा शियर स्ट्रेन, और उसको हम किसके साथ देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज देख रहे हैं कि टाइम के साथ कितना थीटा में चेंज आ रहा है। तो ये क्या होगा, शियर स्ट्रेन और टाइम के साथ, तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इस पूरी टर्म को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये du बाई dy को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, ये y है। ठीक है, यहां पे टाइम नहीं है, dy है, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हमारी एक चीज आती है कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्यों, क्योंकि स्ट्रेन आई है शियर के कारण, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सारी टर्म का एक मीनिंग है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां से हमें क्या मिला कि d थीटा बाई dt क्या है, du बाई dy, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर है। अब यहां पे क्या है, टाइम के साथ उसका चेंज ले रहे हैं, इसलिए हम रेट बोल रहे हैं। किसी भी चीज का हम यदि नीचे dt लिखते हैं तो उसको हम रेट बोलते हैं, d थीटा मतलब टाइम के साथ स्ट्रेन का चेंज, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, और ये du बाई dy क्या है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये चीज समझ में आई, तो आप कभी भी नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया है, डायग्राम का हमारा यूज हो गया, तो अब इसको क्या करते हैं, हम पूरा रब करते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सॉलिड्स की बात करते हैं। यदि मैं सॉलिड्स में बोलूं, इन सॉलिड्स, अब हम क्या बात करेंगे कि शियर स्ट्रेस के बारे में। सॉलिड्स की बात करूं तो शियर स्ट्रेस जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, शियर स्ट्रेन के, शियर
स्ट्रेन के। ये चीज हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, ये चीज पढ़ते हुए हैं, ठीक है। मतलब जो शियर स्ट्रेस होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से, और उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, शियर स्ट्रेन के, मतलब थीटा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, जी थीटा। यहां पे जी क्या होता है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये चीज आपको याद होगी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं शियर मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या होगा, ये किस में होता है, ये वाला होता है हमारा सॉलिड्स में। अब यदि हम फ्लूइड्स की बात करें, इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में क्या होता है, यदि मैं बोलूं शियर स्ट्रेस, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। शियर स्ट्रेन के, ठीक है। मतलब शियर स्ट्रेस हो गया हमारा टाउ, और प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मतलब डी थीटा बाई dt। ये ऐसा किसमें होता है, ऐसा फ्लूइड्स में होता है। ऊपर वाला किसके लिए, ऊपर वाला सॉलिड्स के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है बेसिक कंसेप्ट कि फ्लूइड्स में जो शियर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। यहां पे एक कांस्टेंट आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसी को हम बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब वही क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी होगा यहां पे जो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आई, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आई, लिक्विड्स में क्या होगा कि जो शियर स्ट्रेस होगी वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, कैसे कैसे वो टूट के गिर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहां से मैं अपनी इक्वेशन लिख सकता हूं, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी थीटा बाई डी टी के, ठीक है। टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, मतलब जो शियर स्ट्रेस मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया। सारी स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया ही होती है। यहां पे शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस की फोर्स कौन सी होगी, शियर फोर्स होगी, और हम फ्लूइड में ही वही फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स ही मतलब शियर फोर्स। तो शियर फोर्स बाय एरिया मतलब शियर स्ट्रेस फ्लूइड्स के लिए, और वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। इसको हम स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं, दूसरा नाम, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तीनों क्या होगी, सेम चीज होगी हमारे, ठीक है। तो यहां से हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई के भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया डी थीटा बाई डी टी डी यू बाई डी वाई के बराबर है, ओके। अब ये जो डी यू बाई डी वाई की इक्वेशन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ये जो इक्वेशन आती है ना, मतलब शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसको मैं बोलूं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या मैं इसको बोलूं स्ट्रेन रेट। ये क्या होता है, तीनों सेम चीज होती है। तो ये जो इक्वेशन बनती है इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो कौन फॉलो करता है, न्यूटोनियम फ्लूइड्स फॉलो करते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, टाउ इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक कांस्टेंट पुट करेंगे, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब कांस्टेंट पुट कर रहे हैं तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे, इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ये जो म्यू आया ना यहां पे, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या हम इसको बोलेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसको एक और स्टेप, एक और तरीके से लिखते हैं, जैसा आपको बुक्स में देखने मिलेगा। बुक्स में आपको कैसा देखने मिलेगा, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ईटा का साइन रहेगा, ईटा डी यू बाय डी वाई, दोनों सेम ही चीज है। दोनों क्या बता रहा है, इसको वो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ये भी डायनामिक विस्कोसिटी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों सेम चीज है, बस क्या कर रहे हैं हम उसका साइन अलग अलग लिख रहे हैं। बुक्स में आप देखेंगे तो आपको ईटा का सिंबल मिलेगा, ईटा मतलब ऐसा एफिशिएंसी का जो हम सिंबल बनाते हैं वो, ठीक है। मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, म्यू से। दोनों क्या है, सेम चीज है। अभी हम आगे की जितने भी स्लाइड देखेंगे मैंने दोनों चीजें यूज करी ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। अब आपकी मर्जी, आप जिससे चाहें उससे डिनोट कर सकते हैं। आप चाहें तो म्यू ले लें, आप चाहें तो ईटा ले लें, बट हम जनरली क्या करते हैं, ईटा को एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं, और म्यू क्या है हमारा, डायनामिक विस्कोसिटी। दोनों डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, टाउ इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। यहां पे हमने देखा कि जो म्यू है ये क्या होता है हमारा, डायनामिक विस्कोसिटी होता है, ओके।
ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है दोनों, ये इक्वेशन किसके लिए रहती है? एप्लीकेबल फॉर लैमिनार फ्लो। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये सिर्फ लैमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल रहती है। हमने पढ़ लिया लैमिनार फ्लो क्या होता है, एकदम अच्छे से बह रहा है, स्मूथ लेयर उसकी टूट के गिर रही है, एकदम डिसिप्लिन वे में बह रहा है, ठीक है। विस्कस फ्लो को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं, तो ये उसके लिए एप्लीकेबल रहती है। एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशन में आप जाएंगे जहां पे रिवर का फ्लो एकदम मतलब एकदम केओटिक वे में बह रहा है, लेयर्स मिक्स हो जा रही है फ्लूइड की, वहां पे ये इक्वेशन नहीं लगेगी। तो ये सिर्फ न्यूटोनियम फ्लूइड्स के लिए लगती है और लैमिनार फ्लो के लिए लगती है। आगे मैं आपको और बताऊंगा। तो याद रखिएगा, लैमिनार फ्लो के लिए हम जितना भी अभी यूज करेंगे सब में हमारा इसी इक्वेशन से काम हो जाएगा, बट मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। ओके, तो ये वाली क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहां से हम और देखते हैं। अब यदि यहां से मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो मेरा म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू म्यू यहीं पे रहेगा, टाउ वही है, ड्यू बाय डी वाई उसके नीचे आ जाएगा। तो टाउ डिवाइड बाय ड्यू बाय डी वाई। ओके, और अच्छे से लिखें तो टाउ क्या है हमारी? शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस क्या होगी? शियर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब एफ। तो कैसा हो जाएगा? एफ बाई ए डिवाइड बाय डी बाय डी वाई। और अच्छे से लिखें अरेंज करके, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ, ठीक है, नीचे में ए, ड्यू बाई डी वाई है, उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर क्या चले जाएगा? हमारा डी वाई चले जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा डी यू, डी वाई और डी यू। तो ये क्या आ गई हमारी? विस्कोसिटी, ठीक है। इसको बुक्स में कैसे डिनोट करेगा? बुक्स में आपको ईटा के सिंबल से बता सकता है। तो ये सब सेम चीज है, दोनों डायनामिक विस्कोसिटी, दोनों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, और यदि अच्छे से लिखें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू, जब क्या होगा, जब हमें पर्टिकुलर एक डिस्टेंस दिया होगा कि कितनी डेप्थ है और एकदम टॉप लेयर की हमें स्पीड दिया होगा, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके एकदम टॉप लेयर की स्पीड दिया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या हो सकता है कि यहां पे आप कोई भी बीच की दो लेयर से निकाल सकते हैं। यदि आपको एकदम ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी पता है और बीच की कोई लेयर की वेलोसिटी पता है तो आप इससे क्या कर सकते हैं? सीधा निकाल सकते हैं। बट जनरली हम कैसे डील करेंगे? एकदम टॉप की वेलोसिटी दिया है और हमें डेप्थ दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू ए डी वाई के बदले क्या आ जाएगा? सीधा वाई, मतलब वो क्या? डिस्टेंस प्लेट के बीच का, और यहां पे क्या आ जाएगा? सीधा यू, वाई बाय यू आ जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? म्यू। म्यू मतलब हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। बुक्स के फॉर्म में उसको वो ईटा से डिनोट करता है, हम म्यू से डिनोट किए, कोई मतलब नहीं, सब चीज क्या होगी? सेम होगी। तो एफ वाई, यू क्या है हमारी? वेलोसिटी, कहीं कहीं पे आपको वी से भी डिनोट कर देगा वेलोसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, आपका क्या आ जाएगा? डायनामिक विस्कोसिटी आ जाएगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा। ओके, ठीक है। कहीं कहीं पे वो क्या करेगा? y को वो l से भी डिनोट कर देगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म भी लिख ही देते हैं इसका कि कैसा रहता है वो। दूसरा फॉर्म में कैसा रहेगा? म्यू या मैं बोलूं ईटा, दोनों सेम चीज है, इक्वल टू एफ वाई क्या होगा? l, मतलब वो लेयर्स के बीच का टोटल डिस्टेंस, एरिया, और वेलोसिटी u को वो क्या ले लेगा? v से ले लेगा। सब सेम चीज है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और क्या होगा डायनामिक विस्कोसिटी। तो मैं लिखूंगा हेंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ब्रैकेट में जो क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा वो? रेशियो ऑफ टाउ का, मतलब शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? टाउ से, टू दी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मतलब क्या होगा? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब डी थीटा बाई डी टी
यही होता है हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और इसको ठीक है 2 के बाद लिख रहा हूं। अब इसी को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को और हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं, स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, डी थीटा बाई dt को हम स्ट्रेन रेट भी बोलेंगे, और डी थीटा बाई dt हमारा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो मैं और बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, रेशियो होता है शियर स्ट्रेस का, किसके साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, जो क्या होता है du बाय dy। समझ रहे हैं, सब चीजें सेम है। शियर स्ट्रेस तो ऊपर रहेगा ही रहेगा हमारा शियर स्ट्रेस, नीचे du बाई dy भी आ सकता है, तो उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। d थीटा बाई dt आ गया तो उसको हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन रेट बोलेंगे। सारी चीजें क्या है, सेम है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन, कि क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट ये क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। और एक और चीज, अब जब इतना हो गया तो ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड बताएगी भाई अंदर में कितना फ्रिक्शन हो रहा है किसी फ्लूइड के अंदर, यही डिफाइन करेगी कि कौन सा फ्लूइड ज्यादा विस्कस है, कौन सा फ्लूइड कम विस्कस है। कोई डायरेक्शन तो नहीं दे रही है, इसलिए क्या है, एक प्रकार का मैग्नीट्यूड बताती है। तो ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें समझ में आया क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कैसे डिफाइन करते हैं, यही होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन देखी कि टाउ इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, या टाउ इज इक्वल टू बोल रहा हूं, सॉरी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम तो अपने में सब जगह एप्लीकेबल करेंगे अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए, बट ओरिजिनली कहां अप्लाई होती है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं। अ फ्लूइड विच फॉलोज, ऐसा फ्लूइड जो क्या फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करेगा, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं पता है, न्यूटोनियम फ्लूइड बोलते हैं। ऐसा फ्लूइड जो अभी हमने इक्वेशन निकाली उस चीज को वो फॉलो करेगा, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे न्यूटोनियम फ्लूइड, क्योंकि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे हम देखें तो वाटर फॉलो करेगा, एयर, पेट्रोल, केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी तेल, डीजल और अल्कोहल, ये सब चीजें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब पतले फ्लूइड्स होते हैं, एकदम गाढ़े नहीं होते। ठीक है, अभी हमने देखा कि जैसे हमने शियर स्ट्रेस लगाया उसी टाइप से उसका क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। मतलब क्या होगा, सीधा वो फ्लो करना चालू करेगा, मतलब वो लीनियरली फ्लो करेगा। ठीक है, पहले देखते हैं। तो द शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट बोले, ठीक है, मतलब स्ट्रेन रेट का भी मतलब क्या होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। रिलेशनशिप क्या रहती है, लीनियर रहती है, किसकी, न्यूटोनियम फ्लूइड्स की, देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, टाउ, टाउ है हमारा। ठीक है, टाउ किसमें, वाई एक्सिस में, डी बाई डी वाई हमारा किसमें, एक्स एक्सिस में। डी बाई डी वाई मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब एक किसके बराबर होगा, डी थीटा बाई डी टी के, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन रेट बोलते हैं। तो न्यूटोनियम फ्लूइड क्या कैसे फॉलो करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। ये क्या है हमारे न्यूटोनियम फ्लूइड। इनका ये जो लाइन है, इसका जो मतलब स्लोप होता है, उसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, यही है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको बुक्स में आपको वो ईटा से डिनोट कराएगा। दोनों सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, वो यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस लाइन का स्लोप, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हर फ्लूइड लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करता। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लें, टूथपेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट कैसा रहता है, उसको हम फ्लो कराना चाहे फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम घर में पुट्टी करते हैं। पुट्टी आपने देखा होगा अपने घर में, पहले ईंटे की दीवार रहती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सीमेंट की एक लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, कोई कोई लोग और उसमें एक पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो अच्छा हो। इसको आपने जनरली देखा होगा घर की फॉल सीलिंग्स में, जब भी हम अपने घर में फॉल सीलिंग कराते हैं डिजाइनर वाली, तो उसमें पूरा पीओपी की फॉल सीलिंग कराते हैं। तो यदि उस मटेरियल को देखें तो वो भी तो फ्लूइड रहता है, मगर कुछ टाइम बाद वो सख्त हो जाता है। इसी का बड़ा भाई कंक्रीट को ले लेते हैं, कंक्रीट भी एक प्रकार का फ्लूइड रहता है, मगर कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि वो कभी फ्लो नहीं करेगा और सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे फ्लूइड्स ये सब रिलेशनशिप फॉलो नहीं करेंगे, वो अलग प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारे अलग प्रकार के होते हैं। हायर स्टडीज में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, बिंगम प्लास्टिक, मतलब बहुत सारे नेम होते हैं उसके। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जो न्यूटोनियम
जो हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है उसको हम न्यूटोनियम फ्लूइड बोलेंगे। जैसे वाटर, एयर, केरोसिन, डीजल, अल्कोहल, हर फ्लूइड ये फॉलो नहीं करता। हम जितनी भी चीज पढ़ेंगे हमारा इससे काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमें सारी चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें समझ में आया न्यूटोनियम फ्लूइड्स के बारे में। ओके, तो अब हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है, हमने समझ लिया कि उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। अब जब हमने उसके फॉर्मूला देख लिया तो हमें क्या जरूरत होगी, अब उसकी यूनिट समझने की कि क्या यूनिट्स होती है, क्या उसके डायमेंशंस होते हैं। इसकी 3-4 यूनिट्स होती है, आपको सारी यूनिट एकदम इजीली समझ में आएगी, ठीक है। क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं, यूनिट्स और डायमेंशन किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब क्या, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना। तो हमने क्या निकाला था, म्यू, और रिवाइज कर लेते हैं। क्या आया हमारा, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy, यही आई हमारी इक्वेशन, ठीक है। और क्या आ गया, भले हम बुक्स के फॉर्म में बोले तो ईटा du बाय dy, या इसको मैं बोलूं क्या, म्यू d थीटा बाई dt, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। या इसको मैं बोल दूं ईटा d थीटा बाई dt, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने ये चीज पढ़ी। अब हम यहां से क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू देखेंगे कि म्यू क्या होता है। ओके, तो म्यू होगा हमारा टाउ बाई डी बाय डी वाई, यही होगा। यदि हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो टाउ के नीचे डी बाई डी वाई आ जाएगा। ओके, अब यदि मैं टाउ को देखूं तो टाउ क्या है मेरा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मेरा क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और ये क्या होगा, du बाय dy, ठीक है। यूनिट्स निकाल रहे हैं हम अभी। फोर्स की यूनिट में देखूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। du क्या है हमारा, u है हमारा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एक प्रकार का वो। तो भले वेलोसिटी से मैं वेलोसिटी माइनस करूंगा तो यूनिट तो वेलोसिटी की ही आएगी, मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। y क्या है हमारा, डिस्टेंस है, एकदम ऊपर वाली लेयर और जो एकदम लेयर चिपकी हुई है, जिस सरफेस पे वो फ्लो कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस। तो y क्या होगा, एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। तो नीचे भी ये क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। ये डैश लगाया, माइनस साइन नहीं है, ठीक है। तो यहां से देख सकता हूं मैं कि मीटर मीटर क्या हो जाएगा, नीचे में ही मीटर मीटर अपर में कैंसिल हो जा रहा है, मतलब du बाई dy की यूनिट क्या है, 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स यूनिट है किसकी, du बाई dy, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन नीचे क्या रहेगा हमारा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकंड्स क्या है, एकदम नीचे में, तो ये कहां चले जाएगा, नीचे के भी नीचे, तो ये सबसे ऊपर चले जाएगा। तो न्यूटन डैश सेकंड्स, न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर क्या होती है, ये होती है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट, ठीक है। ये यूनिट कौन सी है, ये यूनिट है हमारी एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा एसआई यूनिट्स देख रहे हैं, एसआई यूनिट्स। अभी हम पूरा एसआई यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम डाइन और मीटर के बदले सेंटीमीटर लेने लग जाएंगे तब हमारी सीजीएस यूनिट शुरू हो जाएगी। तो अभी हम एसआई यूनिट्स देख रहे हैं। तो ये आ गई एक यूनिट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मतलब डायनामिक विस्कोसिटी की, या मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ये यूनिट होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये फर्स्ट एक यूनिट उसकी ये हुई, ठीक है। अब इसी से सब बन जाएगी, सब चीज रिलेटेड है। फर्स्ट हमने देखा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है। ओके, फिर से लेते हैं इसको, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही आया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन क्या होता है हमारा, न्यूटन एक प्रकार की फोर्स होती है, ठीक है। यदि हम देखें न्यूटन क्या होगी हमारी, एक प्रकार की फोर्स होगी। इसका मतलब क्या होता है, m इंटू जी। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, वेट की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वेट भी क्या आता है, m इंटू जी। या मैं बोलूं न्यूटन है हमारी फोर्स है, तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। वेट के टर्म्स में वो m इंटू जी हो जाएगा, जी और ये दोनों तो एक्सेलरेशन ही है। तो न्यूटन मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां से मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं, न्यूटन इज इक्वल टू m इंटू ए। इसका मतलब मास हमारा क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यहां पे रख देते हैं, तो न्यूटन की हो जाएगा केजी। ठीक है, ऊपर में क्या है इसके साथ, मीटर भी है। ठीक है, इंटू में मीटर रख देते हैं। नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर है। ओके, साथ में ऊपर, ये तो न्यूटन की वैल्यू है, साथ में ऊपर क्या है, एक और सेकंड है। ठीक है, ये मैं डैश लगा रहा हूं, याद रखिएगा माइनस साइन नहीं है वो, बस एक प्रकार का डैश है यूनिट्स के बीच में। और नीचे एक और क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, डैश मतलब गैप दे रहा हूं एक प्रकार का, सीधा लिखने में मजा नहीं आता, माइनस साइन नहीं है। ओके, क्योंकि यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूनिट्स में कोई माइनस वाइनस नहीं होगा। तो अब यहां से क्या होगा, ये सेकंड गया और इसका स्क्वायर गया, ये मीटर गया और यहां से इसका स्क्वायर गया। तो क्या यूनिट आई हमारी, यूनिट क्या आई हमारी, केजी, ऊपर कुछ नहीं है, केजी डिवाइड बाय सेकेंड मीटर, या मैं इसको बोलूं क्या, केजी मीटर सेकेंड। तो याद रखिएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, केजी मीटर बाई सेकंड्स के बराबर होगा। ठीक है, छोटा हो गया क्या, ओके, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं, केजी बाई मीटर सेकंड। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, केजी पर मीटर सेकंड के बराबर होता है। तो ये एक और यूनिट जो आपके लिए याद रखना जरूरी है, ये दोनों ऐसा यूनिट्स ही होती है इसकी। तो ये हमारी सेकंड चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कभी कभी इसमें पूछेगा कि आपको क्वेश्चन में यूनिट्स दिया रहेगा, तो यही मेन चैलेंज है यहाँ पे कि उसको कन्वर्ट करना। एकदम अच्छे से समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया केजी मीटर पर सेकंड, तो आप समझ जा रहे हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं। हम देखे थे एक यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। यदि मैं इतने पोर्शन को देखूं ना, ये पोर्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रेशर लिख रहे थे कैसे लिखते थे, पास्कल, और पास्कल क्या होता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी का एक और मतलब क्या होता है ना, पास्कल सेकंड्स। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो गया और पास्कल सेकंड, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। थर्ड, ये तीनों क्या है हमारी, एसआई यूनिट्स। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल सेकंड, मतलब केजी पर मीटर सेकंड। ये तीनों क्या है, सेम चीज ही है, मतलब आप एक प्रकार से देख सकते हैं, बस अलग अलग वे है मेजर करने का। तीनों सेम ही चीज है, आप एक प्रकार से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आई क्या, तीन हमारी एसआई यूनिट्स। कुछ छूट रहे क्या, नहीं। ठीक है, तो अब जब हमने तीन एसआई यूनिट्स देख ली, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से डायमेंशन देख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डायमेंशंस बता सकते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस क्या होंगे। ओके, देखते हैं। केजी मतलब क्या, एम, एम से डिनोट करते हैं केजी को। ठीक है, नीचे क्या है, मीटर। मीटर क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ ही होता है, मतलब उसको, मीटर को हम डायमेंशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एल लिखते हैं। सेकेंड्स है, सेकेंड्स को हम कैसे लिखते हैं, टी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मीटर, एल ऊपर चले जाएगा तो एल की पावर -1, टी भी ऊपर चले जाएगा तो टी की पावर -1। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी का। एम, एल की पावर -1, टी की पावर -1। ऐसा यूनिट तीनों समझ में आ गई, हमें डायमेंशन समझ में आ गया। यदि ये चीज आप याद रखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होती है, कभी नहीं भूलेंगे, आसानी से डिराइव कर लेंगे। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे आपको, यदि कैसी भी यूनिट दे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पास्कल सेकंड दिया तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यही न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, यही केजी पर मीटर सेकंड होता है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली आपको यूनिट क्वेश्चन में किसमें देगा, इससे दे सकता है, इसमें दे सकता है, इससे थोड़ा कम चांसेस है मगर इसमें दे सकता है, तो कोई टेंशन नहीं, मतलब तो वो वही दोनों का होगा। ओके ओके, तो ऐसा यूनिट के बारे में हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब नोट कभी भी कर सकते हैं, उसको रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस यूनिट्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो इसको कैसे याद रखना है, अब हमें पता है कि एसआई यूनिट क्या आई है हमारी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारी एसआई यूनिट, ये चीज हमें याद है। इसी से क्या बनता है, इसी से तो हमारा वो बनता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होता है, न्यूटन को हम क्या लेते हैं, डाइन लेते हैं, तो डाइन हो जाएगा। ओके, सेकेंड्स तो सेकेंड ही रहेगा भाई, सीजीएस में तो चेंज नहीं होता, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर को हम क्या लेते हैं,
सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं सीजीएस में, तो ये आ गई हमारी क्या, सीजीएस यूनिट। बिल्कुल आ गई हमारी सीजीएस यूनिट। ठीक है, ऐसा हमने क्या किया, वो रिलेट किया। ठीक है, एकदम इक्वल होगा बोल नहीं सकते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ये हमारी क्या आ गई, सीजीएस यूनिट आ गई। तो क्या आई हमारी सीजीएस यूनिट, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया। ओके, अब हमने एक और चीज देखी, फिर पुराने वाली चीज को यूज करते हैं। क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हमारा किसके बराबर था, केजी पर मीटर सेकेंड, इसी के बराबर था एसआई में। बिल्कुल इसी के बराबर था। तो इसी का क्या होगा, सीजीएस में बनेगा। कैसे, केजी के बदले वहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ओके, मीटर के बदले हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकेंड तो वैसे ही रहेगा। तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स के बराबर होता है। सेम जैसा एसआई में होता है। ये क्या है, सीजीएस का है, ये एसआई का है। दोनों का रिलेशन लगभग सेम रहेगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, ग्राम सेकेंड पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स आ गया। ओके, ठीक है। अब जो यही वैल्यू रहती है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ग्राम, जीएम ग्राम है वो, पर सेंटीमीटर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं किसके बराबर होता है, पॉइस। ये किसके बराबर होता है, पॉइस। मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड किसके बराबर होगा, 1 पॉइस के बराबर होगा। ये भी एक यूनिट होती है। ठीक है, ये दोनों यूनिट आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि सीजीएस यूनिट आपको कम ही देखने मिलेगी, मगर पॉइस आपको बहुत देखने मिलेगा क्वेश्चन में। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट यूनिट है पॉइस। ओके, अब जनरली हमको पॉइस को किसमें चेंज करना पड़ेगा, एसआई में चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल सेकंड्स में। तो वो चीज अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर से, एक पॉइस मेरा किसके बराबर होगा, एक पॉइस मेरा बराबर होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स के। ओके, अब मैं इसको चेंज करता हूं, एसआई में जाने की कोशिश करता हूं। एक कितना होता है, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 केजी हो जाएगा। यदि मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूं तो। ओके, बिल्कुल। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करता हूं, इंटू 10 टू द पावर -2 करता हूं। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, ये क्या हो गया हमारा, 10 टू द पावर -2 क्या हो गया, मीटर, और सेकंड आ गया। ठीक है, सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा। तो केजी मीटर पर सेकंड, मतलब 1 ग्राम, मतलब 1 पॉइस क्या होगा, 10 टू द पावर -3 केजी 10 टू द पावर डिवाइड बाय 10 टू द पावर -2 मीटर पर मीटर सेकंड्स के बराबर होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हमने ये चीज देख ली है कि केजी जो होता है, केजी पर मीटर सेकंड जो होता है, ये किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल, ये दोनों तो बराबर होता है। अभी हमने डिराइव किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 पॉइस हमारा बराबर हो जाएगा। अब मैं यदि इसको सॉल्व कर दूं तो क्या बचेगा, बस 10 टू द पावर -1 बचेगा। तो 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या, 1 पॉइस मेरा। अब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल सेकंड्स के बराबर होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि आपको 1 पॉइस वैल्यू दी है ना, तो आप 10 टू द पावर -1 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पास्कल सेकंड में आ जाएगा। वही न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, और वही हमारा केजी पर मीटर सेकंड है। टेंशन ही खत्म। पॉइस में वैल्यू दी है, 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस यूनिट में हम सॉल्व करते हैं उस यूनिट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब मैं एक और चीज लिख सकता हूं, 10 टू द पावर -1 मतलब 0.1 पास्कल सेकंड्स। ठीक है, तो एक पॉइस आपको समझ में आया कि कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे पास्कल सेकंड्स में, क्योंकि हमें क्वेश्चन न्यूटन सेकंड पर मीटर, हमारी सब यूनिट मीटर वीटर में ही रहती है, तो हमको उसको पास्कल सेकंड्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा जब भी क्वेश्चन में आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, सीजीएस यूनिट का पूरा हो गया। कुछ कुछ चीज और होती है, अलग चीज। ठीक है, सीजीएस में ही आती है, बताता हूं। तो इसको आप कभी भी नोट कर सकते हैं पॉज करके। ओके, क्रॉस करता हूं मैं। अब एक और यूनिट आती है हमारे पास, सेंटीपॉइस। सेंटीपॉइस क्या होता है, पॉइस का छोटा भाई। पॉइस से 100 गुना कम होता है वो। 1 सेंटीपॉइस, ये किसके बराबर होता है, 1/100 1/100 पॉइस के बराबर होता है। मतलब
10⁻⁻² पॉइज। सेंटीपॉइज भी एक हमारी क्या होती है, इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली हम जब वाटर की विस्कोसिटी देखते हैं ना, आप कहीं भी देखेंगे तो वाटर की विस्कोसिटी म्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ईटा भी लिख सकता हूं मैं, दोनों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों का मतलब डायनामिक विस्कोसिटी है। ईटा आपको बुक में देखने मिलेगा, मैं म्यू लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। विस्कोसिटी किसकी मैं देख रहा हूं? वाटर की, वाटर की देख रहा हूं। कितने में देख रहा हूं? 20 डिग्री सेल्सियस में। तो कितनी होती है विस्कोसिटी वाटर की 20 डिग्री सेल्सियस में? 1.002 सेंटीपॉइज, सीपी लिखते हैं। इसलिए सेंटीपॉइज भी जानना हमारे लिए जरूरी रहता है कि सेंटीपॉइज क्या होता है। कितना होगा वो? 10⁻⁻² पॉइज होगा। तो आपको कहीं भी सेंटीपॉइज में दिया तो आप उसको पॉइज में कन्वर्ट करके फिर आप उसको पास्कल सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक और देखते हैं। यदि मैं फिर डायनामिक विस्कोसिटी की बात करूं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा ही, किसका? एयर का। कितने में? एयर का कितना? 20 डिग्री सेल्सियस में ही मैं देख रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.184 सेंटीपॉइज। ये क्या है? हमारी एयर की विस्कोसिटी, ठीक है। तो सेंटीपॉइज में भी आपको आया तो आप पॉइज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर पॉइज में मतलब क्या होगा? एक सेंटीपॉइज कितना होगा? 10⁻³ पास्कल सेकंड, वही तो होगा, बिल्कुल 10⁻³ पास्कल सेकंड ही तो होगा ये। और यही क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही क्या है? केजी पर मीटर सेकंड। सेम वही चीज है अभी जो हमने देखा पूरा। ओके, ठीक है, ये चीज हमने देखी। कभी भी नोट कर सकते होंगे आप पॉज करके, इसलिए मैं तुरंत हटा दे रहा हूं। अब उसके बाद एक और यूनिट होती है, लास्ट यूनिट, जो हमारे लिए काम आती है, जो होती है पॉसिली। स्पेलिंग इसकी POISE, पॉसिली, ठीक है। जब आप और आगे जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं उन लोग देखते हैं ऐसा होता है, हेगन पॉसिली फ्लो पढ़ते हैं। तो ये पॉसिली की एक यूनिट है। ये किसके बराबर होती है? एक पॉसिली की यूनिट होती है 1 डेकापॉइस। एक डेकापॉइस के बराबर होती है। डेका मतलब जैसे डेकामीटर होता है, वैसे ही डेकापॉइस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 10 पॉइस, बिल्कुल इक्वल टू 10 पॉइस। तो मैंने आपको सबका रिलेशन सबसे बता दिया। अब कोई भी यूनिट दे आपको, आप कहीं से भी उसको अपने क्वेश्चन की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम आसानी से। यदि ये पूरी चीज आप एक बार लिख ली अपनी कॉपी में और समझ गए तो कहानी खत्म, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। तो एक पॉसिली भी कहीं कहीं पे यूनिट आपको देखने मिलेगी, तो याद रखिएगा वो क्या होगी? कुछ नहीं, 10 पॉइस होगी। ओके, तो ये यूनिट्स के बारे में पूरी चीज हमारी हो गई। ओके, तो यूनिट डायमेंशंस भी हमें समझ में आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी। कभी कभी आपको रिलेटिव विस्कोसिटी भी निकालने बोलेगा। रिलेटिव का मतलब किससे रिलेट करेंगे हम उसको? वाटर से ही रिलेट करेंगे, बिल्कुल। तो रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव विस्कोसिटी देखनी है तो उसकी विस्कोसिटी, देखिए मैंने यहां पे ईटा का भी साइन यूज किया है, म्यू भी यूज किया है, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ईटा लिक्विड डिवाइड बाय किसका? ईटा वाटर। और मैं बोलूंगा म्यू लिक्विड बाय म्यू वाटर। मतलब किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मैं वाटर से क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा वाटर की विस्कोसिटी से, तो मेरा क्या आ जाएगा? रिलेटिव विस्कोसिटी आ जाएगी उस लिक्विड की। ओके, रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यदि हम ब्लड की बात करें तो वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। किसके बीच में? 0 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इस लिमिट्स में वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल यही पढ़ रहे हैं हम अभी तक। फ्रिक्शन नहीं रहता एक प्रकार का, विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही चीज होता है फ्रिक्शन में भी। हम ब्रेक्स मारते हैं गाड़ी में तो वो भी फ्रिक्शन पे बेस्ड रहते हैं। ब्रेक शू क्या करते हैं? साइकिल में आप देखेंगे ऐसे ब्रेक शू लगे रहता है, वो रोटेशनल एनर्जी को घस के क्या करता है? घर्षण करके, फ्रिक्शन करके हीट एनर्जी में डिसिपेट कर देता है। इसलिए क्या होती है? हमारी बॉडी, मतलब जो भी बाइसाइकिल रहती है वो रुक जाती है। तो विस्कोसिटी क्या है? एक प्रकार की जस्ट फ्रिक्शन फोर्स ही है जो क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नो फ्लूइड्स हैज जीरो विस्कोसिटी। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वाटर की भी हमने देखे एकदम कम होती है, सेंटीपॉइज में होती है विस्कोसिटी, इसलिए हम उसको आइडियल मान लेते हैं। बहुत कम विस्कोसिटी होती है, मगर कुछ तो रहती है, तो कुछ उसके अंदर भी इंटरनल फ्रिक्शन होता होगा। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी जीरो विस्कोसिटी होगी, ठीक है। द लिक्विड्स लाइक वाटर, अल्कोहल एसेट्रा आर लेस विस्कस देन
थिक लिक्विड्स लाइक कोल टार, हनी और ग्लिसरीन। तो जो वाटर और अल्कोहल रहते हैं वो क्या रहते हैं, पतले फ्लूइड रहते हैं, लेस विस्कस रहते हैं कंपेयर टू कोल टार। कोल टार मतलब जो कोल का आपने टार देखा होगा उसके प्रकार, हनी मतलब आप शहद को देखे होंगे इतना गाढ़ा होता है, और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी बहुत गाढ़ा रहता है, इतना गाढ़ा रहता है कि उससे हम मॉइस्चराइजर जैसा यूज करने लग जाते हैं उसको। ओके, तो रिलेटिव विस्कोसिटी हमने समझा कि किसी की भी विस्कोसिटी को, किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी हो, यदि उसकी उससे मैं वाटर की विस्कोसिटी डिवाइड कर दूं तो मेरे को उसकी रिलेटिव विस्कोसिटी मिल जाएगी। ओके ठीक है, अब फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम देखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। बिल्कुल, जो हमारा रिलेशन आया था टाउ इजिकल टू म्यू ड्यू बाई डी वाई, टाउ क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, वही फोर्स को मैं वहां रखता हूं, एरिया को इधर दे दूंगा तो मेरी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगी। फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं इसको, और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। कैसे, फोर्स इसके नीचे एरिया रहता था, ठीक है, और यही क्या बन जाता था, टाउ बन जाता था, इस एरिया को मैं वहां दे दिया, तो अब ये क्या बन गया, सिर्फ फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू ए डीवी बाई डीजेड। मैंने हर नोटेशन लिखी है जो आप बुक में भी आपको देखने मिलती होगी। डीवी मतलब हमारा डी ही है, वो वेलोसिटी ही बता रहा है, डीजेड मतलब हमारा डी वाई है, वो इस डायमेंशन को जेड ले रहा है, बस हम इस डायमेंशन को क्या लिए थे, वाई लिए थे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईटा वाला सिंबल डाला है, और करके मैंने यहां पे दूसरा भी लिखा है हमारा वे में, म्यू इंटू ए डी यू बाय डी वाई। हमने ये चीज निकाली, सेम वही चीज, वी ले लिया वो वेलोसिटी को और जेड को वो वाई लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक्स में एरिया आप ऐसा देखेंगे तो ठीक है। वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ द लेयर, ये क्या है, दो लेयर हमने यहाँ पे शो करी है कि ये फ्लूइड की दो लेयर है जिसका डिस्टेंस क्या है, डी जेड। प्रीवियसली हमने डेरिवेशन में इस डिस्टेंस को क्या लिया है, डी वाई लिया है, कोई टेंशन नहीं, इस लेयर का एरिया होगा ये। ओके, दोनों लेयर का तो सेम ही एरिया होगा, तो लेयर का एरिया। ऊपर वाली स्पीड क्या है, जैसे हमने u प्लस डी यू लिखा था, यहाँ पे v प्लस डी वी लिखा है, ऊपर वाली की स्पीड ज्यादा है, नीचे वाली की स्पीड लगभग जीरो हो सकती है, हो भी सकता है नहीं जीरो, ये बीच की कोई लेयर से लेके ऊपर वाली लेयर तक ले रहा हूं तो उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे में हम निकाल सकते हैं dv बाई dz और du बाई dy, दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, दोनों चीजें सेम है। वेलोसिटी ग्रेडियंट है बिटवीन दी टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच का वो क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। जो हमने एकदम नीचे से लेके एकदम टॉप वाली लेयर के लिए निकाला, इसी चीज को आप किसी भी दो लेयर में लगा सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं किसके बीच में, विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब फ्लूइड के बीच का फ्रिक्शन में और सॉलिड के बीच के फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स सॉलिड फ्रिक्शन। फर्स्ट पॉइंट, viscous force is directly proportional to the area of the layers in contact। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली जो एरिया प्रोपोर्शनल रहता है उसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब उसके प्रोपोर्शनल रहती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इनटू ए, फिर du बाई dy होता है। तो विस्कस फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, किसका एरिया, लेयर्स का एरिया। वही हम सॉलिड फ्रिक्शन की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होती है, उसको एरिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता फ्रिक्शनल फोर्स को। जब हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं सॉलिड्स में तो कहां एरिया यूज करते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में उससे वो इंडिपेंडेंट रहता है। रफनेस पे भले डिपेंड करता होगा मगर एरिया पे वो नहीं डिपेंड करता। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, इट इज, ये क्या होता है, फिर विस्कस फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, मतलब du बाई dy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है du बाई dy के विस्कस फोर्स। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy होता है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का एरिया इधर दे दिया मैं तो क्या हो जाएगा, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ du बाई dy के। तो विस्कस फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी से। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दी टू सॉलिड सरफेस, दो सॉलिड सरफेस के बीच की वेलोसिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता सॉलिड के फ्रिक्शन को। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी टू लेयर्स, दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर कैसा नॉर्मल रिएक्शन करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विस्कस फोर्स को, इंडिपेंडेंट होता है। मगर सॉलिड फ्रिक्शन की बात करें तो वहां पे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन होता है फ्रिक्शन फोर्स, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी सरफेस इन कांटेक्ट। बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू आर लेते हैं, मतलब म्यू क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वहां पे, आर रिएक्शन फोर्स, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिड फ्रिक्शन में। इधर में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता विस्कस फोर्स को रिएक्शन से, कि दो लेयर का बीच में क्या रिएक्शन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, तीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं
टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि विस्कोसिटी का वेरिएशन देखते हैं टेम्परेचर के साथ, कि यदि किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ता है और कम होता है तो उससे विस्कोसिटी को क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट देखते हैं हम कोहेसिव फोर्सेस। मैंने क्या बताया, विस्कोसिटी का दो कारण क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। फर्स्ट क्या है हमारा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स जो भी फ्लूइड के रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वो एक साथ रहे, ठीक है। इसी के कारण विस्कोसिटी भी होती है, यही मेन कारण है इसका, ठीक है। तो ये जो कोहेसिव फोर्सेस होती है ना, ये क्या होती है, प्रीडोमिनेंट होती है किसमें, लिक्विड्स में। लिक्विड्स में ये फोर्सेस क्या होती है, ज्यादा पावरफुल होती है। गैसेस में उतनी पावरफुल नहीं होती, क्योंकि गैसेस को आप जिस भी कंटेनर में रखो वो उस कंटेनर को क्या करती है, पूरा फिल कर देती है। तो गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट नहीं रहती, इंपॉर्टेंट नहीं रहती गैसेस में, ठीक है। मगर गैसेस में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, कंटिन्यूअसली ठोकते रहता है, कोलाइड करते रहता है। तो गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होता है। तो ये क्या होता है, प्रीडोमिनेंट इन गैसेस। लिक्विड में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहती है, मतलब उसकी ताकत ज्यादा रहती है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता लिक्विड्स में, मगर गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। ओके, तो ये दो चीजें हमें समझ में आई, क्या फोर्सेस है और इनका कारण क्या है। अब इसी से क्या होगा, इसी से टेम्परेचर में उसमें फर्क पड़ता है। ये दोनों लाइन आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, आपको बुक्स में नॉर्मल बता देगा कि बढ़ती है कम होती है क्या होता है, कारण नहीं बताएगा आपको। तो पहला देखते हैं हम इन लिक्विड्स, लिक्विड्स की बात करते हैं। यदि लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस, CF मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कोहेसिव फोर्सेस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, लिक्विड को एकदम गर्म कर दो, उबाल दो, गैस बन जाता है, बिल्कुल। तो क्या होती है, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने लग जाती है, तभी तो वो गैस बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना, उसकी कोहेसिव फोर्सेस क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। और ये प्रीडोमिनेंट होती है लिक्विड में, तो कोहेसिव फोर्सेस कम होने के कारण क्या होती है, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो कैसे उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेंगे, ज्यादा वो कोई टेंशन नहीं रहेगा, एक दूसरे को पकड़ के ही नहीं रखेंगे उन लोग, तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं उनके बीच में। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड्स में, कोहेसिव फोर्सेस वीक हो जाती है, इसलिए विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने म्यू से डिनोट किया है, बुक्स में आपको ईटा से वो दिखाएगा। बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो डायनामिक विस्कोसिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसमें, लिक्विड्स में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, कोहेसिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि हम वेरिएशन देखें, यहां पे मैंने दोनों चीज लिखी, ईटा भी और म्यू भी। डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोनों सेम चीज है। कैसे प्रोपोर्शनल होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों, मतलब ये एक ही वैल्यू है, दोनों क्या होगी, कम होने लग जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, भले रूट के फॉर्म में कम होगी मगर कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी। एंड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, और बढ़ेगी जब टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच की ताकत बढ़ जाएगी, कोहेसिव फोर्सेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहने ही नहीं देगी फ्लूइड को वो। ओके, तो समझ में आया, ये हुआ हमारा लिक्विड का केस। गैसेस में देखते हैं, गैस में क्या होता है, गैसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स के पावर और पावर आ जाएगी उनके पास, वो और कोलाइड करने लग जाएंगे, इधर उधर भागने लग जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। तो उसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो को वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे वो, मतलब फ्लो को और रेजिस्ट करेंगे, फ्लो करने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो गैसेस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज और बढ़ जाता है टेम्परेचर के कारण, तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कैसे प्रोपोर्शनल रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के। यहां पे मैंने ईटा साइन बना दिया, म्यू भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चीज मैं यूज कर रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के रूट के। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी गैसेस की, या मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या मैं बोलूं डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी। यही क्या है, मेजर है विस्कोसिटी का। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि मैं बोलूं विस्कोसिटी की बात करूं गैसेस की, तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब? जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एज रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीजेस, मतलब रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाता है, फ्लो करने के लिए इंक्रीज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो समझ में आया। लिक्विड में मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा, कोहेसिव फोर्सेस कम हो गई, विस्कोसिटी कम हो गई। गैसेस में टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ओके, समझ में आई आपको ये चीज। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का प्रेशर इफेक्ट देख लिया हमने, प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि यदि मैं प्रेशर बढ़ाता हूं किसी लिक्विड का या मैं किसी बोलूं किसी फ्लूइड का, तो विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है विस्कोसिटी में, ये देखते हैं। एट लो एंड मॉडरेट प्रेशर, यदि मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाऊं या थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बढ़ा दूं, तो विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी, फ्लूइड्स की। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड्स मतलब मैं दोनों कंसीडर कर रहा हूं, लिक्विड भी गैस भी। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स डज नॉट वेरी विथ प्रेशर। कब? जब लो और मॉडरेट प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे। लो मतलब थोड़ा सा भी बढ़ा दें, मॉडरेट मतलब ठीक है थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ना ही लिक्विड की ना ही गैस में, प्रेशर से। ठीक है, बट एट हायर प्रेशर, यदि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दूं ना, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दूं, हायर प्रेशर, तो विस्कोसिटी दोनों की, विस्कोसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस, दोनों की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। कब? जब प्रेशर इंक्रीज होगा उससे। तो लो और मॉडरेट प्रेशर में बढ़ाता हूं मैं तो विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड गैस दोनों की। मगर यदि बहुत ज्यादा प्रेशर में हम वर्क कर रहे हैं, एकदम हायर प्रेशर में, तो लिक्विड और गैसेस दोनों की विस्कोसिटी प्रेशर के साथ बढ़ने लग जाएगी। ओके, तो प्रेशर क्या होगा, जब बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हायर प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, तब ईटा बोले या म्यू बोले, दोनों सेम चीज है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगी, एक प्रकार का क्या है, विस्कोसिटी का मेजर है। ओके, अब एक और टर्म आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है देखते हैं। ये भी आपको कभी कभी पूछ सकता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताओ। तो विस्कोसिटी हमने देखा नॉर्मल, जिसका मेजर क्या करता है, जो जिसको कौन मेजर करता है, डायनामिक विस्कोसिटी मेजर करती है, मतलब म्यू, मतलब ईटा, मतलब उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, डायनामिक विस्कोसिटी, मतलब ब्रैकेट में क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों सेम चीज है, टू डेंसिटी। डेंसिटी के साथ यदि मैं डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, न्यू से, न्यू बोलते हैं इसको। हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। न्यू वी टाइप का ही रहता है, मगर इसको ऐसा लहराता हुआ बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी, मतलब म्यू बाई रो, या मैं लिख सकता हूं और ईटा बाई रो, सेम मतलब है। ओके, यदि मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट की बात करूं ना, तो इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसकी वैल्यू रखें, डेंसिटी की वैल्यू रखें, कैंसल आउट करें क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, और आपका आएगा मीटर पर सेकंड, बिल्कुल ठीक है। यदि सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एसआई से ही हम क्या कर सकते हैं, सीजीएस निकाल सकते हैं आसानी से। एसआई में क्या होता है, मीटर, तो सीजीएस में वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड दोनों में चेंज नहीं होता। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं ना, स्ट्रोक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कभी कभी आपको स्ट्रोक में दे सकता है, तो स्ट्रोक का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब ये एक प्रकार से क्या है, मीटर पर सेकंड में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम कैसे, जैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को मीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, 10 टू द पावर -2 होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होगा। ये चीज आप करके देख सकते हैं कॉपी में, बिल्कुल वैसे ही आएगा। मगर सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखें कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर के साथ, तो वो भी चीज हम देख सकते हैं।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैसेस की। गैसेस में यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी या मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। गैसेस में बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, लिक्विड में क्या होती है, कम होती है। तो गैसेस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और जब मैं गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। क्यों, गर्म हवा की डेंसिटी कम होगी तो वो क्या होगी, फैलेगी। ठंडी हवा नीचे बैठने की कोशिश करेगी तो वो गर्म हवा को ऊपर उठाएगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, बचपन से हम ये चीज सुनते आते हैं। तो जैसे मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, घनत्वता कम होने लग जाती है। तो ये रिलेशन को यदि मैं देखूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं गैस का, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी बोलूं बढ़ रही है और डेंसिटी कम हो रही है, तो कुल मिला के पूरी वैल्यू क्या होगी, और बढ़ेगी। तो गैसेस में यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। जब लिक्विड्स में यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसकी डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। बिल्कुल, जब मैं लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डायनामिक विस्कोसिटी बोलूं या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलूं, क्या होगी, कम होगी। और डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट रहती है। लिक्विड की डेंसिटी को थोड़े से टेम्परेचर और थोड़े से प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, अभी हमारे ऊपर क्या लगाता है एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। जो वातावरण हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उसको मैं 1000 गुना भी बढ़ा दूं ना तो वाटर की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, 5% से भी कम चेंजेस आएगा उसकी डेंसिटी में। और ऐसा ही टेम्परेचर के साथ होता है। आप यदि एकदम रिजल्ट देखेंगे ना, कुछ कुछ पॉइंट का फर्क होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में लगभग सेम डेंसिटी रहती, बोल सकते हैं हम। तो यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तभी यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है C, मतलब कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो लिक्विड की डेंसिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। किसकी, लिक्विड्स की। तो ये क्या है उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। ओके, तो अब हमने पूरा विस्कोसिटी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, उसकी पूरी जन्म कुंडली। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं विस्कोसिटी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। नियर दी सरफेस ऑफ अ रिवर, एक नदी है जिसके हम सरफेस की बात कर रहे हैं, उसके सरफेस के पास की। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 160 किलोमीटर पर आवर। एक नदी है, उसके ऊपरी तल की, मतलब ऊपर वाले सरफेस की वेलोसिटी है 160 किलोमीटर पर आवर। फाइंड दी शियरिंग स्ट्रेस, मतलब हमें शियर स्ट्रेस निकालना है बिटवीन हॉरिजॉन्टल, कहां पे निकालना है ये इंपॉर्टेंट रहता है, बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द वाटर, हॉरिजॉन्टल लेयर की वाटर में निकालना है। इन द रिवर इज हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द वाटर, द रिवर इज, ठीक है, वाटर, द रिवर इज 6 मीटर डीप। रिवर क्या है, 6 मीटर डीप है। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर -2 पॉइंट्स। और हमें क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी दिया है वाटर की 10 टू द पावर -2 पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ द वाटर में निकालना है हमें, मतलब एकदम डाउन तक, 6 मीटर डीप तक निकालना है। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं एनालिसिस के लिए। ये क्या है, ऐसे नहीं लेते हैं सरफेस को, ये है सरफेस, मतलब नदी के अंदर का हिस्सा, नदी के अंदर की लैंड बोले। और इसके ऊपर से क्या हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है। ओके, ये रिवर की एकदम टॉप की वेलोसिटी हमें गिवन है। इसके एकदम टॉप की वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें, v = 160 किलोमीटर पर आवर है। विजिबल है, बिल्कुल। और हमें डेप्थ दिया गया है, डेप्थ कितना दिया है, कितनी गहरी है ये, 6 मीटर। हमें शियर स्ट्रेस निकालनी है दोनों के बीच की, मतलब पूरे ओवरऑल की शियर स्ट्रेस यहां पे निकालनी है। ठीक है, ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन क्या दिया है हमें, वेलोसिटी दिया है टॉप लेयर की, कितनी दिया है, 160 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो 160 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 डिवाइड बाय आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 3600। एक आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600। 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मतलब 10/36 या 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 44.44 मीटर्स पर सेकंड। क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि हम सब चीज क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में लेके चलते हैं। दूसरा डाटा पॉइज में आपको गिवन है यहाँ पे 10⁻⁻² पॉइज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और यही मुश्किल चीज रहती है इसको चेंज करना। ओरिजिनल में म्यू हमें कितना दिया है 10⁻⁻² पॉइज। ओके, ये क्या दिया है हमें विस्कोसिटी की वैल्यू दी है। अब मेरे को पता है कि 1 बाई मतलब मैं क्या जानता हूं कि एक पॉइस क्या होता है, एक पॉइस होता है 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड्स के बराबर होता है। मतलब पास्कल सेकेंड ही मतलब क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर सेकेंड, तीनों हमने सेम चीज देखी थी। तो 10⁻⁻1 होता है। यहां पे क्या है 10⁻⁻2 बोल रहा है, मतलब क्या है 1/100 पॉइस दिया है। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। बिल्कुल, ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/100 पॉइस कितना हो जाएगा 10⁻³ पास्कल सेकेंड हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी यूनिट जिसको हमें क्वेश्चन में रखना है। इस यूनिट्स में हम रखेंगे 10⁻³ हमारा क्या आ जाएगा पास्कल सेकेंड्स, इसको हम क्या करेंगे रखेंगे क्वेश्चन में। ओके, तो हमारा क्या निकल गया वेलोसिटी निकल गई और म्यू निकल गया। हमें क्या करना है शियर स्ट्रेस निकालना है, शियरिंग स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो इतने पोर्शन को मैं क्या करता हूं रब करता हूं। तो हमें निकालना है टाउ, मतलब यही है शियर स्ट्रेस निकालना है और ये क्या होता है म्यू du/dy, यही हम अभी डिराइव किए। ओके, दोनों लेयर्स है तो कोई टेंशन नहीं है। म्यू हमारा आ गया है तो मैं यहां से लिखूंगा म्यू इंटू du/dy। मतलब ये कैसे होगा ऊपर वाला u माइनस नीचे वाला u, du का मतलब तो यही होगा ना डिफरेंस। ऊपर वाले की वेलोसिटी 160 किलोमीटर पर आवर है, नीचे जो लेयर की वेलोसिटी होगी जो जमीन से छू रही होगी उसकी वेलोसिटी 0 है। ओके, तो यहां पे क्या होगा सिर्फ आएगा u मेरा, या मैं बोलूं v लिख देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से, सिर्फ v आएगा, या ऐसा होगा v - 0 होगा, सिंपल सी बात, या u - 0, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहां पे आएगा v। ओके, अब ये dy है, dy मतलब क्या पूरा डिस्टेंस यहां का, ये पूरा डिस्टेंस दिया है हमें। ठीक है, कोई लेयर होती है तो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस देते, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली मैं इसको बोलूं ये है मेरा y, तो यहां पे क्या हो जाएगा v/y। यही चीज बस याद रखिए, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो याद रखिएगा du/dy को कैसे रखना है। यहां पे दो वैल्यू, एक ही वैल्यू दी है तो एक ही को रखेंगे। यदि दो वैल्यू होती बीच में एक और लेयर की वेलोसिटी दे देती तब आप उसका डिफरेंस रखते, यदि वो उन दोनों लेयर के बीच में आपको डालने बोलता। ओके, तो ये हमारा हो गया। शियर स्ट्रेस ही निकालनी है हमको, वैल्यू पुट करते हैं। कितना आया था म्यू का 10⁻⁻2 पॉइस आया था मेरा 10⁻³ पास्कल सेकंड में आया था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था। वेलोसिटी कितनी थी मेरी 44.44 मीटर पर सेकंड थी और डिस्टेंस में वो कितना दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। बिल्कुल, सॉल्व करूंगा इसको मैं तो कितना आ जाएगा मेरा, सीधा आंसर आ जाएगा 0.0074। क्या है ये टाउ निकाले हम, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अच्छे से लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू 7.4, कितना पीछे कर रहा हूं मैं 1 2 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही निकालने बोला था हमें शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस निकालने बोला था, आ गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बस वैल्यू रखना है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको सीधा बन जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा बन गया। नोट आप कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम है जो गिवन है, मैं आपको बना के दिखा दूंगा डायग्राम क्या होता है। एक मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, यहां पे स्क्वायर को मैं पावर में लेना भूल गया, मीटर स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू ए 0.01 kg मास विया। ये जो एरिया की वैल्यू है, ये एरिया की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एक मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर, वो कनेक्टेड है किसके साथ 0.01 kg मास विया अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है।
क्या हमारा मेटल ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं। ये एक मेटल ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है वो एक सरफेस में रखा गया है। ये हमारा सरफेस है और एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है वो, यहां पे एक पुली लगी गई है। ये ऐसा स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और यहां पे क्या है एक मास है। वो मास कितना है, यही 0.01 केजी का, केजी का ये मास है। ओके, और यहां पे क्या है, यहां पे ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड के ऊपर क्या है, हल्का सा तैर रहा है। ओके, डायग्राम दिख रहा है बिल्कुल। तो अ मेटल ब्लॉक जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर, वो कनेक्टेड है 0.01 केजी मास विया स्ट्रिंग, मास के साथ एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली। किसके ऊपर पास हो रहा है वो, एक आइडियल पुली के ऊपर। आइडियल पुली का मतलब ये होगा कि पुली का कोई मास नहीं होगा और पुली कोई फ्रिक्शन नहीं देगी तार में, मतलब पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, एज शोन इन द फिगर। फिगर आपको गिवन है। अ लिक्विड विद ए फिल्म थिकनेस ऑफ, ये एक लिक्विड भरा है यहां पे जिसकी फिल्म थिकनेस क्या है 0.30 mm। इसकी थिकनेस क्या है, ये 0.03 mm, ये लिक्विड फिल्म की थिकनेस है। इज प्लेस्ड बिटवीन दी ब्लॉक एंड द टेबल, ब्लॉक और टेबल के बीच में एक लिक्विड की फिल्म है। व्हेन रिलीज्ड दी ब्लॉक मूव्स टू दी राइट, जब इसको छोड़ेंगे मतलब जब इसको वेट जो लगाएंगे तो ब्लॉक क्या होगा, राइट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ब्लॉक ऐसा मूव करेगा। ठीक है, टू दी राइट विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा और वो स्पीड भी दी हुई है 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है ऑफ द लिक्विड, मतलब ये जहां पे लिक्विड भरा है इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है हमें, कि कितनी विस्कोसिटी होगी इस लिक्विड की। ये चीज क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायग्राम इसका अब अच्छे से बनाते हैं। यहां पे जो गिवन है, ये क्या है, हमारा एक टेबल है। ठीक है, इसी में वो बॉडी रखी गई है, जो बॉडी क्या है, पुली के साथ कनेक्टेड है। ये पुली क्या है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ये हमारा तार और यहां पे एक बॉल है। ओके, बॉल का मास क्या है हमारा 0.01 केजी। ओके, हमें मेटल ब्लॉक का एरिया गिवन है। इसका एरिया क्या गिवन है हमें, 0.10 मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या है, ये किसमें तैर रहा है, एक फ्लूइड फिल्म है यहां पे। यहां पे क्या है, फ्लूइड फिल्म है, राइट की तरफ मूव करेगा जब हम रिलीज करेंगे इसको। तो और उसकी क्या दी हुई है, हमें वेलोसिटी भी गिवन है कि ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v कितना दिया है हमें, 0.085 मीटर्स पर सेकेंड। ये ब्लॉक की आगे जाने की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में बोला है। और हमें फिल्म की थिकनेस दी गिवन है कि ये फिल्म की थिकनेस कितनी है, कितना गिवन है 0.030 mm, ये थिकनेस हमें गिवन है फिल्म की। ओके, तो हमें वेलोसिटी भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। इधर पे हम अपना एनालिसिस करेंगे और इस फ्लूइड की हमें विस्कोसिटी निकालनी है, कितनी है। ये फ्लूइड का म्यू कितना है, या मैं बोलूं और ईटा कितना है, ये चीज हमें निकालने बोला है। ओके, म्यू बोलूं या ईटा बोलूं, कितना है पूछ रहा है, ये फोर्स है। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी फोर्स है, यहां से इस स्ट्रिंग से विस्कोसिटी निकालनी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मास है, ये मास का क्या होगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगी। टेंशन हमेशा हम कैसे लेते हैं, ऐसा आउटवर्ड लेते हैं, मतलब यहां पे भी क्या आएगी,
ऐसे टेंशन फोर्स आएगी। तो यदि मैं सिर्फ इसका फ्री बॉडी बनाऊं, जब भी मैं किसी एक पार्ट को निकाल के उसका फोर्स एनालिसिस करता हूं तो उसको मैं बोलता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बॉडी ले लिया मैं यहां पे, इसका मास कितना है 0.01 kg। अब इसमें फोर्स कैसे लग रही है, एक तो इसका खुद का वजन लगेगा W, जिसका मास ये होगा और वो क्या होगा mg होगा, और इसके ऊपर क्या लग रही है टेंशन फोर्स लग रही है ये वाली T, वही टेंशन फोर्स यहां भी लगेगी। तो ये फोर्स में निकाल लिया तो मेरे को फोर्स पता चल जाएगी उसमें कितनी फोर्स लग रही है, यही टेंशन फोर्स लग रही होगी इसमें। ओके, सॉल्व करते हैं इसको पहले। तो T इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा T मेरा बराबर हो जाएगा W के, क्योंकि और कोई तो फोर्स है ही नहीं, मतलब mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, m कितना दिया है इसका 0.01, g को मैं ले लेता हूं 9.81, तो मेरी टेंशन कितनी आ जाएगी, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी टेंशन कितनी आ जाएगी 0.098 न्यूटन। यही टेंशन होगी यहां की फोर्स, ऊपर वाली प्लेट में जो फोर्स लग रही है। फोर्स पता है, एरिया पता है, मैं यहां का शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं इस प्लेट का। ओके, फिर मेरे को y पता है, वेलोसिटी पता है, आराम से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालूंगा मैं, बिल्कुल। ये आ गया टेंशन, मतलब ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। ओके, अब जब मेरे को फोर्स पता चल गई मतलब टेंशन, तो मैं क्या करता हूं टाउ निकाल लेता हूं, मतलब शियर स्ट्रेस निकाल लेता हूं पहले। टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, मतलब क्या फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे फोर्स कौन सी लग रही है, यहां पे मेरी टेंशन फोर्स है, तो टेंशन अपॉन एरिया। टेंशन कितनी आई मेरी 0.098 डिवाइड बाय एरिया। इस ब्लॉक का एरिया कितना है 0.10, यूनिट का भी कोई टेंशन नहीं, न्यूटन में मीटर स्क्वायर में। ओके, तो मेरा टाउ कितना आ जाएगा, शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शियर स्ट्रेस निकल गई मेरी। ओके, अब मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। ओके, म्यू ही निकालना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू du क्या होगी यहां की वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है ये पूरा सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, उसका ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे वाला हिस्सा भी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी 0.085 मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं 0.085। ओके, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। और y डिस्टेंस कितना दिया है मेरे को, mm में दिया है 0.30 mm में दिया है, तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे मीटर में रखूंगा 0.03 इंटू 10 टू द पावर -3 करूंगा, मीटर में इसको चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल। और टाउ मैंने निकाल लिया, टाउ कितना आया मेरा ये 0.98, तो यहां से मैं म्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। म्यू मेरा कितना हो जाएगा 0.98 इंटू 0.03 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय ये ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी नीचे 0.085, बिल्कुल यही होगा इक्वेशन। तो जब मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगा तो मेरा म्यू कितना आ जाएगा, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा म्यू आ जाएगा 0.00345। यूनिट में क्या लिख सकता हूं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जानता हूं मैं ये यूनिट क्या होती है, तो दूसरे तरीके से लिखूंगा मैं इसको 3.4 लिख लेता हूं, 1 2 3 पीछे जा रहा हूं, इंटू 10 टू द पावर -3, दूसरी यूनिट क्या लिख सकता हूं मैं, पास्कल सेकेंड्स। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर, विस्कोसिटी जो ये लिक्विड भरा हुआ है यहां पे उसकी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी कितनी आई इसकी, डायनामिक विस्कोसिटी मेरी आ गई इस लिक्विड की, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी बोलो, सिंपल। तो ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन 3.45 भी ले सकते हैं, 10 टू द पावर -3 बन गया। तो ये था पूरा विस्कोसिटी का, मतलब पूरा जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।